दोस्तों गुड मॉर्निंग। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। इन स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के इस अपेंडिक्स 4 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद, यूपी, इंडिया, जो विश्व के साथ सामंजस्य में है। दोस्तों, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के 22 एपिसोड्स के बाद हमने 3 अपेंडिक्स भी बनाए और चौथे अपेंडिक्स में हमने जो एपिसोड का नाम दिया वो लिखा ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस एपिसोड में अपेंडिक्स में हम फील्ड को रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे और इसी के ज़रिए हम ग्रेविटॉन को समझने की कोशिश करेंगे जो प्रपोज किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, और ग्रेविटॉन के पीछे मास चार्ज कैसे हो सकता है उसको भी हम थ्योराइज करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पार्टिकल के इर्द गिर्द जो भी वॉल्यूम है, स्पेस है, उसमें एनर्जी हो सकती है और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? फील्ड के फॉर्म में होगी। अगर वो पार्टिकल न्यूट्रल है तो उसके इर्द गिर्द वॉल्यूम में ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। अगर वो चार्ज्ड पार्टिकल है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर वो पार्टिकल स्टेबल है, एक पॉइंट पर है। दरअसल जब यूनिवर्स बना, किसी पॉइंट से मान लीजिए बना, बिग बैंग के समय सारा का सारा मास एक ही पॉइंट पर इकट्ठा था। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, मास का नेचर पता हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मान लें कि जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, इसलिए सब न्यूट्रल मास ही है। तो जब तक बिग बैंग स्टार्ट नहीं हुआ और एक पॉइंट पर सारा मास एनर्जी केंद्रित था तो उसके सराउंडिंग स्पेस में कुछ नहीं था, वैक्यूम था, कुछ भी नहीं, फील्ड भी नहीं थी। वो बात अलग है कि जब इस पॉइंट से, इसकी इंटरनल एनर्जी से मासेस अलग हुए और उन मासेस की इंटरनल एनर्जी अंततः कन्वर्ट हुई फील्ड में। जी हाँ, तो मास की कीमत पर ही एक्चुअली में, लास्ट मास की कीमत पर ही एक्चुअली में स्पेस में फील्ड बनी। चूँकि यूनिवर्स ओवरऑल, कोई भी हेवनली बॉडी लीजिए, प्लैनेट लीजिए, सब कुछ न्यूट्रल ही है और यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है, तो कुछ न कुछ मास लॉस होता गया। मास की इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होती रही और फील्ड लगातार फैलती रही ना। तो किसी पॉइंट पर, मान लीजिए किसी हेवनली बॉडी के किसी पास के पॉइंट पर या कहीं पे भी किसी पॉइंट पर अगर हम फील्ड को समझना चाहेंगे तो उस पॉइंट पर क्या है? एनर्जी है। लास्ट मास के अकॉर्डिंग एनर्जी उस पॉइंट पर है और उस एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं। जी हाँ, जो फील्ड में एनर्जी उसको हार्नेस कर सकते हैं। कोई भी एक काल्पनिक टेस्ट मास ले लीजिए तो ग्रेविटेशन के कारण वो काइनेटिक एनर्जी पाता जाएगा, अट्रैक्ट होता जाएगा ना। तो एनर्जी आई कहाँ से? फील्ड से आई, जो स्पेस में एनर्जी फील्ड है ना। तो किसी पॉइंट पर अगर हमको फील्ड को, जिसमें एनर्जी है, उसको, इस एनर्जी को हार्नेस करना चाहेंगे तो उस पॉइंट पर एक्चुअली में एक ग्रेविटेशनल फोर्स और उस फोर्स की इंटेंसिटी, तो फील्ड इंटेंसिटी के ज़रिए, एक फील्ड वेक्टर के ज़रिए, फोर्स वेक्टर के ज़रिए, पर यूनिट मास के ज़रिए हम उस फील्ड को, एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं ना। और यही फील्ड इंटेंसिटी, मतलब एक एप्रोप्रिएट पर यूनिट मास वेक्टर के ज़रिए हम फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। जो भी मास लॉस्ट हुआ इस फील्ड को बनाने में, स्पेस में ना, दरअसल उस लॉस्ट मास के कारण स्पेस पे हर एक पॉइंट पर एक फोर्स वेक्टर है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर है पर यूनिट मास, और जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि ये जो मास लॉस हुआ तो इसके जो सोर्स है कहीं से लॉस हुआ होगा। तो जो प्लैनेट है जिसके विसिनिटी में हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं
तो सोर्स से उसकी दूरी, क्योंकि वहीं से तो मास लॉस हुआ है, और प्लस जितना भी मास लॉस हुआ होगा वो फील्ड में बदला है ना। तो जो भी मास लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा वास्तव में जो एग्जिस्टिंग सोर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। जितना बड़ा सोर्स रहेगा उतना ज़्यादा मास लॉस रहेगा, उतनी दूर तक फील्ड रहेगी, और किसी पॉइंट पर उतनी प्रोपोर्शनेट फील्ड भी रहेगी ना। तो एक्चुअली में किसी पॉइंट पर जो फील्ड होती है एक्चुअली में वह उसको फील्ड इंटेंसिटी या पर यूनिट मास फोर्स वेक्टर के आधार पर उससे हम फील्ड की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, और उस फील्ड की एनर्जी जो किसी पॉइंट पर है एक्चुअली में लास्ट मास के प्रोपोर्शनेट है, और वह लास्ट मास जो पूरे फील्ड को भर रहा है ना, और वह लास्ट मास प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रोपोर्शनल होगा जो एग्जिस्टिंग सोर्स जो अभी मास बचा हुआ है उसके प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है किसी पॉइंट पर फील्ड जो होगी, किसी पॉइंट पर फील्ड एक्चुअली में फोर्स पर यूनिट मास एक्चुअली में लास्ट मास के प्रोपोर्शनल होगी, और लास्ट मास के प्रोपोर्शन जो लास्ट मास है जो फील्ड वॉल्यूम में जिसके कारण एनर्जी भरी है, तो वह एक्चुअली में वह जो लास्ट मास है एक्चुअली में प्रोपोर्शनल किसके होगा? वो जो मास जिससे लॉस हुआ है या सोर्स मास के प्रोपोर्शनल होगा, और फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इस सोर्स से एक्चुअली में जिस पॉइंट की दूरी है उसके इन्वर्सली आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इस तरह से हम फील्ड को डिफाइन इस सेंस में करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड पे अगर किसी पॉइंट पर अगर हम फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो उस पॉइंट पर हम अज्यूम करेंगे कि उस पॉइंट पर एक इक्विवेलेंट मास मतलब मास का लॉस हुआ है। तो मतलब उस पॉइंट पर एक इक्विवेलेंट मास है जो अब लॉस हो चुका है, और वो जो पॉइंट पे मास लॉस हो चुका है एक्चुअली में उस पॉइंट पे जो मास लॉस जो हो चुका है वो किसके प्रोपोर्शनल है ना? वो एक्चुअली में जो सोर्स मासेस हैं उनके रिलेशन में है। तो किसी पॉइंट पर अगर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट मास लॉस को कल्पना करनी है कि मास लॉस हुआ है, और वह मास लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल है सोर्स मास के ना। तो यहाँ पर हम कल्पना कर सकते हैं किसी पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमको मिल रहा है, फील्ड मिल रहा है, तो उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट लास्ट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विवेलेंट लास्ट मास डिस्ट्रीब्यूशन उस पॉइंट पे है। तो इक्विवेलेंट एक्चुअली में लास्ट मास एक पार्टिकल है, इक्विवेलेंट लास्ट मास एक पार्टिकल है, क्योंकि ये जो मास लॉस हुआ है सोर्स से, जब मास कहीं ना कहीं लास्ट मास सोर्स को छोड़ा होगा और उसके वो जब मास स्पेस में फैला होगा स्पेस में, तो एक्चुअली में उसका मास कम होता गया होगा पार्टिकल का। अंततः पार्टिकल्स जो रहे होंगे उनके मास पूरी तरह से लॉस हो गए होंगे। तो छोटा सा छोटा पार्टिकल जो मास लॉस किया होगा वो एक तरह से पूरी तरह खाली हो गया होगा, तो किसी वही फील्ड को जन्म दे रहा है। तो किसी पॉइंट पर हम इक्विवेलेंट मास लॉस को हम कल्पना कर सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग एक खाली पार्टिकल को ब्लैंक पार्टिकल की कल्पना कर सकते हैं जो इक्विवेलेंट मास लॉस को रिप्रेजेंट करता है ना। और उसी के कारण उस पॉइंट पर एक्चुअली में जो लास्ट मास है उसके कारण फील्ड है। वो बात है कि मैथमेटिकली जब लिखते हैं तो एक्चुअली में जो सोर्स का मास है, क्योंकि जो लास्ट मास है एक्चुअली में प्रोपोर्शनल है जो सोर्स मास अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसके प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो बेसिकली अगर किसी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका सही तरीका ये है कि उस पॉइंट पर आप एक काल्पनिक खाली पार्टिकल या मासलेस पार्टिकल को आप कल्पना में लीजिए, और उस खाली पार्टिकल ने कितना मास एक्चुअली में लॉस किया ना,
उसके इक्विवेलेंट मास को लीजिए और उसके इक्विवेलेंट लॉस्ट मास के करस्पॉन्डिंग ही एक्चुअली में उस पॉइंट पर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी। और इस फील्ड को चूँकि इसका एक वेक्टर है तो इसलिए जो ये मास है चूँकि न्यूट्रल है, वो लॉस जो मास लॉस्ट है वो न्यूट्रल है, तो इसलिए उस पॉइंट पर उस खाली मासलेस पार्टिकल को, जिसको हम अब ग्रेविटान कहेंगे, उसमें चूँकि वह एक ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्विवेलेंट है वो एनर्जी, तो इसलिए हम वहाँ पर इक्विवेलेंट जो चार्ज कहेंगे उसको हम मास चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? मास चार्ज। तो ग्रेविटान क्या है? मासलेस एक पार्टिकल है और जिसमें एक मास चार्ज है, और वह मास चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है? लॉस्ट मास के प्रोपोर्शनल है। और वो लास्ट मास एक्चुअली में किसके प्रोपोर्शनल है? एक्चुअली में जो सोर्स मास है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे एक्चुअली में मास लॉस्ट हुआ है, उसके प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से आप मास चार्ज जो न्यूट्रल मास में है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, ये ग्रेविटान है। तो कहेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझाएंगे? इस मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से समझाया जाएगा। किसी पॉइंट पे मान लीजिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में बताया हमने कि आप उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दीजिए और फोर्स को कैलकुलेट कर लीजिए, फिर Q0 से भाग कर दीजिए, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ना। लेकिन एक्चुअली में फील्ड जो आई है, हम अक्सर कल्पना करते हैं कि वो फील्ड कहीं ना कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आई है, अगल बगल कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा। तो एक्चुअली में दूसरा तरीका, किसी पॉइंट पर जो फील्ड है, जैसे एस सी वर्मा पढ़ते थे हम, प्रोफेसर एस सी वर्मा IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, जिनकी फेमस बुक है। तो किसी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, वहाँ से एक्चुअली में जिस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं और फिर कूलम्ब्स लॉ लगा के वहाँ पे फोर्स वेक्टर लिखते हैं उस पॉइंट पर। उन फोर्स वेक्टर का फिर हम वेक्टर सम कर देते हैं और फिर टोटल जो है Q0 से हम डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअली में किसी पॉइंट पर फील्ड को पता करना है तो सोर्स चार्जेस को पता लगा लीजिए और वहाँ से फिर कूलम्ब्स लॉ उस पॉइंट पे अप्लाई करिए और वेक्टर सम निकाल लीजिए। फिर Q0 से टेस्ट जो उस पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको फील्ड मिल जाएगी। लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है, किसी पॉइंट पे फील्ड है अगर, तो वो एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं हो सकती है, अलग पॉजिटिव नेगेटिव कम्बिनेशन से, और कहीं स्पेस में कहीं पे भी हो, तो एक्चुअली में वो नेट फील्ड अलग अलग चार्ज कम्बिनेशन से मिल सकती है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी किसी पॉइंट पे जो फील्ड है, एक्चुअली में किसी पॉइंट पे जो फील्ड है वो एक्चुअली में उस पॉइंट पर जो नेट इक्विवेलेंट चार्ज है, जो नेट इक्विवेलेंट चार्ज है, एक काल्पनिक चार्ज जिसको आप अज्यूम करिए, उसके कारण फील्ड है, न कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनके कारण है। आपको जो भी सराउंडिंग स्पेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वही से क्या बोलते हैं, कुछ उन्हीं पार्टिकल से मास लॉस हुआ, और वो चूँकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज हमेशा मास के साथ रहता है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ने मास लॉस किया, और जो मास लॉस उसने किया चूँकि उसमें चार्ज था, क्या था, वो मास के साथ चार्ज भी लॉस हुआ इक्विवेलेंट। तो इसलिए किसी पॉइंट पर अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं, मास लॉस हुआ। एक्चुअली में मास लॉस के साथ इक्विवेलेंट चार्ज लॉस भी हुआ, और जो इक्विवेलेंट चार्ज लॉस किसी पॉइंट पर हुआ वो कहीं और से नहीं हुआ, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो किसी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालनी है तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि को, सोर्स चार्ज इत्यादि को भूल जाइए। उस पॉइंट पर एक काल्पनिक मासलेस पार्टिकल को ढूंढिए, और वो पार्टिकल जो अब खाली हो चुका है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट मास के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज था उसको कहीं ना कहीं उसके इक्विवेलेंट चार्ज उस पार्टिकल में है, उसके इक्विवेलेंट लॉस्ट चार्ज उस पार्टिकल, खाली पार्टिकल में है, और इसी के कारण एक्चुअली में उस पॉइंट पर एक्चुअली में फील्ड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चूँकि अब आप कहोगे कि चलिए ये भी मान लिया कि जो फील्ड है किसी पॉइंट पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर एक मासलेस चार्ज पार्टिकल है
और उसका चार्ज जो है एक इक्विवेलेंट चार्ज है लॉस्ट मास चार्ज के। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में एक इक्विवेलेंट किसी पॉइंट पर अगर फील्ड है तो इक्विवेलेंट एक खाली पार्टिकल है जिसको ग्रेविटॉन कहेंगे, और उस पर एक मास चार्ज है, और वह मास चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक नेचर का नहीं है, लेकिन वह मास चार्ज एक्चुअली में किसके प्रोपोर्शनल है? लॉस्ट मास के प्रोपोर्शनल है। ऑफकोर्स लॉस्ट मास जो है अगर कोई बड़ी हेवनली बॉडी है तो ज़्यादातर उसके सोर्स मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और उससे जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। अब एक्चुअली में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बड़े बड़े प्लानेट हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगभग बराबर हैं, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ना। तो इसलिए अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और उसके कारण किसी पॉइंट पर फील्ड है, तो वहाँ पर इक्विवेलेंट आपका क्या है? इक्विवेलेंट एक मासलेस पार्टिकल है जिसमें एक इक्विवेलेंट लॉस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जो ऑफकोर्स प्रोपोर्शनल है जो पॉइंट चार्ज है उस जो सोर्स का काम कर रहा है उसके। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू पर अगर हम बगल में या एक माइनस क्यू चार्ज रख दें या दोनों को न्यूट्रलाइज कहते हैं तो सोर्स लॉस्ट हो जाएगा। सोर्स क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। तो जब सोर्स लॉस्ट हो जाएगा तो जो पॉइंट पे हम फील्ड जिस पॉइंट पे हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट पर क्या फील्ड लॉस्ट हो जाएगी? ज़रा सर इसको समझिए, क्योंकि इनर्जी जो पॉइंट चार्ज के कारण जो एनर्जी थी प्लस क्यू चार्ज के कारण की एनर्जी वो ऑलरेडी जो मास चार्ज लॉस हुआ उसके कारण फील्ड डेवलप हो चुकी है। तो भले ही अब प्लस क्यू चार्ज एक हम माइनस क्यू चार्ज उस पर रख दें, ख़त्म कर दें उस चार्ज को, सोर्स को ख़त्म कर दें, लेकिन लॉस्ट एनर्जी ऑलरेडी फील्ड क्रिएट कर सकी है। वो बात अलग है कि फील्ड जो रहेगी अब वो किसी पॉइंट पर जो मासलेस चार्ज पार्टिकल था, इक्विवेलेंट जो लॉस्ट मास चार्ज रखे हुआ था, इक्विवेलेंट चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ था, वो जो पार्टिकल अब वो पार्टिकल एक्चुअली में फ्री हो जाएगा। और वो फ्री हो जाएगा और वो फ्री होके कैसे भागेगा? अपनी एनर्जी लेके एक फोटॉन के रूप में भागेगा, या अगल बगल के कुछ जो पार्टिकल्स हैं मासलेस चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, अगल बगल के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जो आपस में ख़त्म हुए उसके करस्पॉन्डिंग जो मासलेस चार्ज पार्टिकल्स हैं उसकी एक ट्रेन बना लेंगे, और उस ट्रेन के ज़रिए एनर्जी एक्चुअली में उस पॉइंट से रफू चक्कर हो जाएगी, लाइट की स्पीड से चली जाएगी। तो फोटॉन एक्चुअली में कुछ नहीं है, एक्चुअली में मासलेस पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव चार्ज पार्टिकल्स की एक ट्रेन है ना, जो वास्तव में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। आगे की कहानी हमने पिछले एपिसोड में आपको बता दी थी, तो उम्मीद है अपेंडिक्स 4 आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह से क्या बोलते हैं, चूँकि ग्रेविटेशनल मास जब यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है तो यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादातर स्पेस में हर जगह एक खाली पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल है, जिसके अंदर इक्विवेलेंट लॉस्ट मास चार्ज है जिसको हम कहेंगे ग्रेविटॉन। तो ग्रेविटॉन हर जगह अवेलेबल है और वो ग्रेविटॉन पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पूरा स्पेस एक तरह से मासलेस न्यूट्रल पार्टिकल्स से भरा हुआ है। ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पार्टिकल्स हैं वो चूँकि जल्दी लॉस हो जाते हैं अपने एंटी पार्टिकल से वो करके, तो इसलिए जो मासलेस चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पूरे स्पेस में नहीं है। पूरे स्पेस में जो एक पार्टिकल है वो कोई और नहीं, न्यूट्रल मास पार्टिकल है, न्यूट्रल मासलेस पार्टिकल है जिसका मास लगभग 0 है। वो क्या है? ग्रेविटॉन। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। और हाँ, मानवेंद्र सिंह चौहान जो हमारे HBTI कानपुर के 2007 बैच के हमारे परम मित्र हैं और जो अक्सर हमारा मोबाइल हमेशा चार्ज करा देते हैं, आज भी उन्होंने करा दिया इस एपिसोड के लिए जो बन पाया उनकी वजह से। और वो प्रोफेसर भी हैं एक्चुअली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आगरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में।
तो उनको बहुत बहुत आभार। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।